In this video, we are going to study about the factors which affect vibrational frequencies. I hope कि previous video से आपका vibrational frequency का concept तो clear हो ही गया होगा. And now moving forward हम देखते हैं कि कौन से ऐसे factors हैं जो vibrational frequency को affect करेंगे. Okay, so we have the coupled vibration, Fermi resonance, hydrogen bonding and the electronic bonding. Electronic bonding में we are further going to study about the inductive effect, mesomeric effect and the field effect. ये सब आपको familiar लग रहे होंगे वर्ड्स, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपने इंटरमीडिएट में पढ़ ही लेते हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो अब हम इसको लिंक करके पढ़ेंगे विद द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज. फर्स्ट इज द कपल्ड वाइब्रेशन. आइसोलेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज़ ओनली वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर हमारा एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है मीथेन में, तो उसमें सिर्फ क्या होगी, हमारी एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी. जबकि जो हमारा मिथाइलिन ग्रुप है उसमें टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे, सिमेट्रिकल भी होगा और एसिमेट्रिकल भी होगा, बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल कपलिंग और इंटरेक्शन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन द CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप. ठीक है, एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस अकर एट हायर फ्रीक्वेंसीज और वेव नंबर देन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. जो हमारा एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे होते हैं देन द सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मतलब सिमिलर नंबर, मतलब जो हमारा कार्बन, एक कार्बन के साथ और दूसरा कार्बन जो है उसके साथ हमारे सिमिलर ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन या दो भी सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, ये सब आपको पता होगा, ये तो बेसिक है कि सिमेट्रिक vibrations and the asymmetric vibration. Next, they are known as coupled vibration because these vibrations occur at different frequencies. हम इसको coupled vibration इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो vibration है ये अलग अलग frequencies पे occur हो रहे हैं than that require for an isolated carbon hydrogen stretching. अगर हम एक normal simple सी carbon hydrogen stretching की बात करें अलग करा हुआ, और हम ये जो हमारे coupled frequency है ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग vibrations पर occur हो रही हैं, frequencies पे, सॉरी. ठीक है, तो इसलिए हम इसको coupled vibration frequencies बोल रहे हैं. फॉर इंटरेक्शन टू अकर द वाइब्रेशन मस्ट बी ऑफ सेम सिमेट्रिक स्पीशीज़. अगर हमें इंटरेक्शन चाहिए तो जो हमारे वाइब्रेशन है वो सेम सिमेट्रिक स्पीशीज़ के होने चाहिए. देयर मस्ट बी अ कॉमन एटम बिटवीन द ग्रुप्स फॉर स्ट्रॉन्ग कपलिंग बिटवीन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. जो हमारा कॉमन एटम है, देयर शुड बी अ कॉमन एटम बिटवीन द ग्रुप्स फॉर स्ट्रॉन्ग कपलिंग. मतलब जो अलग अलग ग्रुप है उनके बीच में एक कॉमन एटम हमारा होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से तो हमारी वाइब्रेशन अकर होगी. फॉर कपलिंग ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन अ कॉमन बॉन्ड इज़ नेसेसरी. ठीक है, एक कॉमन बॉन्ड भी ज़रूरी है. इंटरेक्शन इज ग्रेटेस्ट व्हेन द कपल्ड ग्रुप एब्जॉर्ब इंडिविजुअली नियर सेम फ्रीक्वेंसी. इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा कब होगा, जब हमारा कपल ग्रुप एब्जॉर्ब करेगा इंडिविजुअली नियर द सेम फ्रीक्वेंसी. कपलिंग इज नेग्लिजिबल व्हेन ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय वन और मोर कार्बन आइटम एंड वाइब्रेशंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है, तो आप लोगों को जब एग्जाम में ये आपको समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. उसके बाद जब हम एग्जाम में इसको लिखेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि इसमें मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं. Now, next is the Fermi resonance. कपलिंग ऑफ टू फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स प्रोड्यूस टू न्यू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, जब हम कोई हमारे दो फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स हैं, तो जब उनकी कपलिंग होती है तो वो नए दो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जनरेट करते हैं विथ फ्रीक्वेंसीज हायर और लोअर देन द ऑब्जर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन. इंटरेक्शन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड ओवर टोन्स और द कॉम्बिनेशन टोन्स वाइब्रेशन, एंड सच इंटरेक्शन को हम बोलेंगे फर्मी रेजोनेंस. ठीक है, वो अपना इंटरेक्शन तो शो कर रहे होंगे, पर जो इंटरेक्शन है वो ओवर टोन्स और कॉम्बिनेशन टोन्स के साथ भी अकर हो सकते हैं. ठीक है, तो इन इंटरेक्शंस को हम फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं. इन दिस अ मॉलिक्यूल ट्रांसफर इट्स एनर्जी फ्रॉम अ फंडामेंटल वाइब्रेशनल लेवल टू ओवर टोन अ कॉम्बिनेशन टोन लेवल एंड बैक. Resonance pushes the two levels apart and mixes their character. Consequently, each level as partly fundamental and partially overtone or combinant. ये देखिए हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो कर रहा है और ये हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो कर रहा है. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेमन स्पेक्ट्रम शोज बैंड एट 1337 सेंटीमीटर इनवर्स. ये हमने रीडिंग निकाल के और एग्जाम्पल की तरह इसको एक्सप्लेन करा. और टू बेंडिंग वाइब्रेशंस आर इक्विवेलेंट एंड एब्जॉर्ब सेम फ्रीक्वेंसीज ऑफ 667.3 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस हमारी कितनी हो जाएगी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तब हमारी फर्मी रेजोनेंस अकर होगी. देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ 1337 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स टू गिव टू बैंड्स एट 1285.5 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1388 सेंटीमीटर इनवर्स विद इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 1:0.9 रिस्पेक्टिवली.
ठीक है, ये हमारी कैलकुलेटेड एक रीडिंग है जिसको हमने एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सबको पता है, इट अकर्स इन एनी सिस्टम कंटेनिंग अ प्रोटॉन डोनर ग्रुप, कि कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो प्रोटॉन डोनेट करेगा उस ग्रुप में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी, और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर ग्रुप होना चाहिए, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, नाउ if 3 orbital of proton can effectively overlap the p और pi orbital of the acceptor group, अगर हमारा जो s ऑर्बिटल है प्रोटॉन का, ये आपको s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हमने डम्बल शेप और इन सारे के ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप मतलब पीछे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। द स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स द लॉन्गर द OH बॉन्ड, लोअर द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड ब्रॉडर एंड मोर इंटेंस विल बी द एब्जॉर्प्शन बैंड। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा लॉन्गर OH बॉन्ड होगा, मतलब ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, उसके साथ बॉन्ड बनेगा, और उतनी ही लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी और उतना ही ब्रॉड और उतना ही ज़्यादा इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिलेगा। Then nitrogen हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ अमाइंस आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो तो हो गया ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेप्ट। नाउ अब हमें नाइट्रोजन के साथ भी मिल सकते हैं इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल अमाइंस होते हैं हमारा NH2 ग्रुप NH, तो उसमें भी हमें देखने को मिल सकता है अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज दैट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स फ्रॉम अमाइंस आर लेसर देन दैट फॉर हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। ठीक है, मिलेगा तो, मगर उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कम होगी, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें पता है। सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमाइन इज वीकर देन इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजन के साथ वो कम होगी देन द हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। इंटरमॉलिक्यूलर, अब हमें इसमें दो चीज़ें देखनी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कोई दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है, या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही कंपाउंड में विद इन द उसके ही हाइड्रोजन हम कोई बॉन्ड फॉर्म हो रही है, तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड्स। द इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द डाइल्यूशन। द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग remains unaffected on dilution, and as a result the absorption bonds are broken on dilution, and as a result there is a decrease in the bonded OH absorption। ठीक है, ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड, किस किस चीज़ों से और इफेक्ट हो सकती है, हमारा रिंग स्ट्रेन, हमारी जो रिंग है, जो एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग फॉर्म होता है उसकी उसमें कितना स्ट्रेन प्रेजेंट है, उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड द रिलेटिव एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड द एक्सेप्टर ग्रुप। ठीक है, नाउ वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होगा, changes in the absorption frequencies for a particular group takes place when the substituents in the neighborhood of that particular group are changed। ठीक है, जो भी हमारा जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में, उनमें चेंज आएगा कब, जब उसके जो सब्सटीट्यूएंट्स नेबरहुड ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप आर चेंज। अगर हम उसके जो नेबर ग्रुप है उसके पास वाले जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं, हम कोई जो उस पर ग्रुप अटैच्ड है, अगर हम उन्हें चेंज करेंगे तो फिर जो हमारा एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, जो हमारा पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप कॉजेज प्लस आई इफेक्ट। अगर हम एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा विच रिजल्ट इन लेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बॉन्ड। देखिए, जितनी ज़्यादा लंबी बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा वो वीक होगी। ठीक है, और जितनी छोटी बॉन्ड होगी उतनी ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अगर हमारी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसका ये मतलब है कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ही वीक होगी। उसकी कोई अगर लंबी चीज़ है उसे हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, पर कोई छोटी चीज़ होगी अगर, तो हम उसे मुश्किल लगेगी हमें उसे ब्रेक करने में। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप कॉजेज प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगी, लेंथनिंग होगी बॉन्ड की और उसकी वजह से वो वीक होगी बॉन्ड। देयरफॉर द फोर्स कांस्टेंट जो है वो लोअर हो जाएगा और वेव नंबर कम हो जाएगा। लेट अस कंपेयर द वेव नंबर। अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कॉजेज माइनस आई इफेक्ट। अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हेंस द फोर्स कांस्टेंट इंक्रीजेज एंड वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन राइजेज, जिसकी वजह से जो फोर्स कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा और वेव नंबर भी बढ़ जाएगा। नाउ मेसोमेरिक इफेक्ट, इट कॉजेज लेंथनिंग और द वीकनिंग ऑफ अ बॉन्ड लीडिंग इन द लोअरिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। ये क्या करता है, हमारी जो
बॉन्ड होगी उसको ये भी उसकी मतलब लेंथ बढ़ाएगा, जिसकी वजह से वीकनिंग हो जाएगी बॉन्ड की, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी. देयर इज एन एग्जांपल ऑफ मिथाइल बेंजोएट. एज नाइट्रोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन एटम, हमें पता है द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज अमाइड इज मोर लायबल एंड पार्टिसिपेट्स मोर इन कॉन्जुगेशन. Due to this greater degree of conjugation, the carbon oxygen absorption frequency is much less in amides as compared to that in esters. इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी conjugation absorption frequency है वो amides में कम होती है अगर हम esters से compare करें. ठीक है, COOR ROOR तो होता है हमारा ester ग्रुप, तो वो जो होगी इसलिए esters में ज़्यादा होगी in comparison to amides. Next is the field effect. In ortho substituted compounds, ortho substituted कौन से compounds होते हैं, जो इस पोजीशन पर हमारी सब्सटीट्यूशन होता है या फिर इस पोजीशन पर. ठीक है, ऐसे इस तरह से जो सब्सटीट्यूशन होगा उसे हम ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे. नाउ इन ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द टू एटम्स इन्फ्लुएंस ईच अदर थ्रू स्पेस इंटरेक्शन एंड चेंज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज ऑफ बोथ द ग्रुप. इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट. ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा ऑर्थो हेलो एसिटोफेनोन का. ये बस जिस तरह से मैंने इसमें लिखा है इसी तरह से अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं. इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मोस्टली सब कवर्ड हैं और मुझे लगता है इट विल बी सफिशिएंट. और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है. जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज, अगर हम मास्टर्स में देखें तो भी चांसेस होते हैं इसे पूछे जाने के, और बैचलर्स में भी ये बहुत पूछा जाता है. ओके.